नहीं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम, अभी वो बस ली चैटलियर तक पहुंचे थे कल ना। इंट्रोडक्शन सबसे पहली बात। वैसे तुम्हारी दो ही क्लास है, एक आज चलेगी, एक शायद 21 को चलेगी। और वैसे तुम्हें पता होगा ना इक्विलिब्रियम में आना है। चलो। कौन सा? हाँ वो साथ में है, वो तो साथ में है, कोई चक्कर नहीं है। पहले शायद थर्मो था मेरे ख्याल में। यही था। ओके। चलो अच्छी बात है। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुनो। इंट्रोडक्शन। स्क्रीन दिख रही है बच्चे? हाँ, वो लाइट एकदम आई ना वापिस, तो सारा एकदम ओवरलैप कर गया। सुनो। डिस्कशन अबाउट द इंट्रोडक्शन इक्विलिब्रियम चैप्टर। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या कि इक्विलिब्रियम एक स्टेट है बच्चे, ठीक है ना। ये वो स्टेट है जिसपे आपने करना क्या है, जिसपे आपने करना क्या है, ध्यान से सुनना। जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होएगा। ये ऑलवेज का कैरेक्टरिस्टिक है जो कॉपी पेस्ट होना ही होना है। दूसरी बात, इसमें मेजरेबल प्रॉपर्टीज बच्चे कांस्टेंट हो जाएंगी, जैसे कलर हो गया, डेंसिटी हो गई, कॉन्सेंट्रेशन हो गई, क्लियर ना। और ढेरों बातें, ढेरों बातें क्लियर ना। एमपीबीपी हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, और भी ढेरों बातें। कुल मिला के सेम होना और कांस्टेंट होने में बहुत बड़ा फर्क है। सेम होने में और कांस्टेंट होने में बहुत बड़ा फर्क है। तो यहाँ कांस्टेंट होती है, ये सेम नहीं होती है। और आप ही की जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें पहला ही क्वेश्चन है जिसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक दिखा रखे हैं। वहां उसने कहा एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई ना, ना सेम नहीं हुई, कांस्टेंट हो गई है, ठीक है ना। नाउ, और ये हमेशा मूवमेंट में रहेगा। इट इज ऑलवेज इन द मूवमेंट, मतलब इट इज डायनामिक इन नेचर। चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ये भाई साहब रुकते नहीं है, लेकिन लगते ऐसे रुक चुके हैं। क्लियर। अब आपके पास है, अगर आप रेट के रेफरेंस में ग्राफ बनाते हो तो रेट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनेगा किसी मोमेंट पे आकर दोनों बराबर हो जाएंगे, रेट बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम बात करोगे किसी कलर की, डेंसिटी की, कॉन्सेंट्रेशन की, तो एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आकर वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो गए। सेम होना एक चांस हो सकता है, सेम होना एक चांस हो सकता है, लेकिन सेम होंगे ये रूल नहीं है। सेम होना चांस हो सकता है, सेम होंगे ये कोई रूल नहीं है, ठीक है बच्चे। और मैंने बच्चों को बताया सॉल्यूशन चैप्टर भी आपने पढ़ा है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम चैप्टर भी आपने पढ़ा हुआ है और अभी पढ़ भी रहे हो। तो इसमें वेपर प्रेशर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ लिक्विड लिया, उसकी वेपर बनी। स्टार्ट में मरकरी का लेवल अप डाउन चलता है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो गया, मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गया, तो पता है क्या है, जो वेपर बनी थी ना बच्चे, वेपर बनी थी ना, टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हुए, नहीं तो ये हमेशा अप डाउन ही चलता रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हुए जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो गया, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस, जितना उन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया, बस उसी का नाम आप लोगों ने क्या कर दिया है, वेपर प्रेशर। उसका नाम आपने क्या कर दिया है, वेपर प्रेशर। तो कहने का मीन क्या हुआ, ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास इक्विलिब्रियम आएगा तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट होएगा, कुछ ना कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी तो कांस्टेंट होएगी। बच्चे ने कहा सर कितनी, एक या दो? मैंने कहा कोई मेजरमेंट नहीं है, एक भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की पांच भी हो सकती है। कुल मिला के कांस्टेंट तो होना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात पहले कर रहा हूं क्योंकि फिजिकल बाद में कर लेंगे। क्लियर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या, जहां केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व हो। दूसरी बात, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या, वही सेम, फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर हो गया, मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गई। चेक करने के लिए मैंने NO2 का एक एग्जांपल उठाया। ये ओरिजिनली रेड ब्राउन कलर का है, सारे बच्चे जानते हो, आप स्मार्ट हो सारे के सारे। और जब ये जब डाइमर बनाएगा तो N2O4 बनेगा जो कलरलेस है। लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम पे इन दोनों के मिक्सचर ने इक्विलिब्रियम बनाया, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हुआ, तो पेल ब्राउन कलर आता है। तो जब पेल ब्राउन कलर आ गया, अब आपको अपनी आंखों से जो विजिबिलिटी आ रही है वो पेल ब्राउन कलर की आ रही है। अगर रेड ब्राउन आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन अभी भी NO2 के साथ ज्यादा है, भले इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पेल ब्राउन कलर अपीयर होएगा तो समझ जाना कि इक्विलिब्रियम अटेन कर गया है। क्लियर। अब मैंने इसके डायनामिक नेचर को प्रूव करने के लिए, मैंने इसके डायनामिक नेचर को प्रूव करने के लिए इसके अंदर
एक इक्वेशन उठाई है N2 3H2 अमोनिया, ठीक है जी। जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो इसमें N2H2 अमोनिया, सब बच्चे समझदार हैं, पता है सबको। मैंने पता है क्या किया, अब इसको डायनामिक प्रूव करने के लिए इसमें ड्यूटीरियम डाल दिया, हैवी हाइड्रोजन। आपको पता है जो भी आइसोटोप होंगे उनकी 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 फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तो मैच करती है। हाइड्रोजन जैसे रिएक्शन करेगा वैसे ड्यूटीरियम करेगा, बस स्पीड का फर्क आएगा, बस स्पीड का फर्क आएगा, ठीक है जी। तो हुआ क्या, इसमें ड्यूटीरियम मिक्स किया। मान लो ये एक सपोजिंग एक्शन है। मान लो कि वहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन ड्यूटीरियम अमोनिया है, तो इसका मतलब ये स्टैटिक है, लेकिन ऐसा सच में होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, वहां NH2 भी मिलता है, NH2D भी मिलता है, ND3 भी मिलता है, HD भी मिलता है। क्लियर, प्रैक्टिकली इसे मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी बॉन्ड टूट रहे हैं, अभी भी बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। क्लियर, इसका मतलब फील्स लाइक स्टॉप्ड, ये ऐसे लगता है जैसे रुक गई हो, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज इन मूवमेंट, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड। शायद आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब नेक्स्ट मुझे इसके अंदर इसी के कैरेक्टरिस्टिक चल रहे हैं। पहले तो तीन वही थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर हो गया। क्लियर ना, डायनामिक नेचर है, कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गई। ये तीन कैरेक्टर तो हमें पता ही पता है। आगे चलते हैं। अगर किसी भी इक्विलिब्रियम में गैस इन्वॉल्व हो तो इसको क्लोज कंटेनर में आपको अटेन करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा। बच्चे ने पूछा अदरवाइज क्या होगा, तो अदरवाइज गैस स्केप कर जाएगी और इक्विलिब्रियम कभी भी आ ही नहीं पाएगा। और फिर उसने कहा सर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, ये तो बच्चे समझदार हैं, काइनेटिक्स पढ़े पढ़ाए हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये आपको इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, या तो स्पीड अप कर देगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, या स्पीड डाउन कर देगा अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है। बट कभी भी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता। हाँ ये जरूर है, नया पाथ प्रोवाइड करवाएगा ही, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन भाई साहब खुद इन्वॉल्व होते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन भाई साहब खुद इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए एक ऑल्टरनेट पाथ तो अवेलेबल करवाता ही करवाता है। एक्टिवेशन एनर्जी को अकॉर्डेंस टू द पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट करता ही करता है। क्लियर। और अगली बात, किसी भी इक्विलिब्रियम का टोटल लाइफ टाइम कितना है, कहते जी अगर कोई भी डिस्टरबेंस ना करो, अगर कोई बाहर से नया फैक्टर ऐड ना करो, तो ये लाइफ टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम तक चलते 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 रहेंगे। इतनी बात हो सकता है आपको समझ में आई हो। क्लियर। जैसे कि मैंने बच्चों को वही एग्जांपल फिर उठा के दिया। मैंने कहा जी अगर मेरे पास पेल ब्राउन कलर आ गया, इसमें मैं कुछ भी छेड़खानी ना करूं, ना NO2 इंट्रोड्यूस करवाऊं, ना N2O4 इंट्रोड्यूस करवाऊं, तो ये भाई सब टिके रहेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। फिर एक बात और थी, इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो। चाहे मैं N2O4 कलरलेस से शुरू कर लूं, 25 डिग्री तक जब आएगा तो पेल ब्राउन हो जाएगा। चाहे मैं NO2 से स्टार्ट कर लूं, रेड ब्राउन से, लेकिन थोड़ी देर में जब 25 डिग्री पे आएगा तो ये पेल ब्राउन हो जाएगा। कुल मिलाकर इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर ऑफ द डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन से अटेन किया जा सकता है। ये इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर, मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट, डायनामिक इन नेचर। क्लियर ना। इसके अलावा जब भी गैस इन्वॉल्व हो क्लोज कंटेनर होना चाहिए। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कोई फर्क नहीं, बस ये लेस और मोर करने में सॉरी लेस और मोर करने में काम आता है। इक्विलिब्रियम का लाइफ टाइम इनफाइनिट है, चलता रहेगा जब तक कि तुम इसका कोई पंगे ना लो। क्लियर है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट की जा सकती है। हाँ जी, ये देखो क्या लिखा है। तो हेलो लिखना तेरे को भेज दूंगा मैं, ठीक है ना, टेंशन मत ले। हाँ जी, लो ऑफ मास एक्शन, लो ऑफ मास एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का स्टार है ये लो ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। इट इज गिवन बाय द, वैसे मैंने आपको बताया था पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। इट इज अ इट इज द इट इज अ लो अबाउट द एक्शन ऑफ मास।
ये मास के एक्ट करने का लो है, ये मास के एक्ट करने का लो है। भाई साहब किसने दिया? गुलबर्ग वागे ने, आपको पता है, पहला नंबर साइंटिस्ट का लिखा हुआ है। रिएक्शन दो टाइप की है, एक रिवर्सिबल है, कि रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब जो दोनों डायरेक्शन में चले, इरिवर्सिबल जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले। क्लियर? इस चैप्टर में इरिवर्सिबल का कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का सेटअप सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर आता है? रिवर्सिबल, जो दोनों डायरेक्शन में चले। इक्विलिब्रियम का सेटअप कहाँ आएगा आपके पास? क्लियर ना? पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन में जो दोनों डायरेक्शन में चले। होमोजेनस जो इस चैप्टर का बैकबोन है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट जब सेम फिजिकल स्टेट में हो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है जी? आप तो स्मार्ट बच्चे हो सारे के सारे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम टेकन। व्हाट इज अ यूनिट? व्हाट इज द यूनिट? क्लियर? इट इज द कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, मीन मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। व्हाट इज द एक्टिव मास? मैंने कहा ये कॉन्सेंट्रेशन ही है बस। इस चैप्टर के अंदर हम एक्टिव मास इसलिए यूज करते हैं बिकॉज कोई भी 100% यूज नहीं होता, तो मोल बाय वॉल्यूम ही है। एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। अब कहते हैं जी, अब ये जो लो ऑफ मास एक्शन है ये क्या चीज है? मैंने कहा जी, फॉर द होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन, for the homogeneous reversible reaction, the rate of reaction is directly proportional. Rate of reaction is directly proportional to the active mass of reactants. Clear? To the active mass of reactant. और जब भी active mass लिखो, तो उसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर बनाओ। क्लियर? तो उसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को पावर बनाओ विद द पावर ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। और आपको तो इतना भी पता है कि एक चैप्टर हुआ करता था आपके पास केमिकल काइनेटिक्स। उस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रेट लो और यहाँ का लो ऑफ मास एक्शन, ये भाई साहब थ्योरेटिकल और वो भाई साहब प्रैक्टिकल। वहां तुम ऑर्डर चेक करते हो, यहाँ तुम ऑर्डर वॉर्डर कुछ नहीं चेक करते। जो भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको तुम क्या बना देते हो? पावर बना देते हो। जो भी तुम्हारे पास स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ये देखो 7th नंबर पॉइंट लिखा हुआ है। क्लियर? इसने क्या लिखा है जी यहाँ? N1A प्लस N2B चेंज हो गया M1C M2D। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर N1 B पावर N2। जहां भी ऑब्जेक्शन हो रोक लेना भाई। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू KF A पावर N1 B पावर N2। बैकवर्ड क्लियर वही सेम किया, अब KB बन गया बच्चे। और बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट C और D बन के पावर M1 M2 आ गए। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, पिछले 4 पेजेस से एक ही बात देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम का करेक्टर क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जब मैंने इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प ली तो मेरे पास KF A पावर N1 B पावर N2 KB C पावर M1 D पावर M2। फिर मैंने KF अपॉन KB पुट किया। प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया? रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। C पावर 1 D पावर M2 A पावर N1 B पावर N2 M1 M2 N1 N2 ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ये इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रहा है। KF अपॉन KB की वैल्यू देकर के इक्विलिब्रियम भी पूछेगा। फिर मैंने बच्चों से कहा इस पूरे पेज पे काम की बात तुम्हारी यही है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, और कुछ काम की बात है ही नहीं। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट क्योंकि डेरिवेशन थोड़ी लिख के आओगे अब नीट के अंदर। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी मुझे 3 वैरायटी मिलती है, KC, KP एंड KX। KC जब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस लिख रखी हो, KP जब पार्शियल प्रेशर्स लिख रखे हो, KX जब मोल फ्रैक्शंस लिख रखे हो। ठीक है जी। फिर मुझे जब N2 3s2 अमोनिया के लिए KC लिखना पड़ेगा तो एक्टिव मास पावर 2 एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। जब मुझे KP लिखना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। जब मुझे मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना पड़ेगा
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया पावर 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड देन मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों को यह हाईलाइट करके अलग पेन से लिखकर बताई। पहली बात तो एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, वहां पीछे मिस कर गया था तब, लेकिन आपको तो बता दिया मैंने। हाँ, अगर प्योर सबस्टांस हो मीन सॉलिड और लिक्विड, solid behaves as solute, liquid behaves as the solvent, तो वहां आपको उनकी एक्टिव मास 1 लिखना है, मतलब यूनिट लिखना है, 0 नहीं लिखना है। मैंने यूज करके बताया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2। तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को लिखा नहीं, सिंपली प्योर सॉलिड प्योर, लिक्विड को केसी केपी में मेंशन नहीं करना। तो केसी पार्शियल प्रेशर ऑफ केसी एक्टिव मास ऑफ द CO2, केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, KX मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अब मैंने बच्चों को कहा इसके साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और आएगी, यूनिट। तो केसी की यूनिट मोल पर लीटर पावर डेल्टा एनजी। बच्चे कहते हैं डेल्टा एनजी क्या? मैंने कहा जी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट का डिफरेंस। केसी केपी की यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आती है ये। तो मोल पर लीटर पावर डेल्टा एनजी। बच्चे कहते हैं डेल्टा एनजी क्या? मैंने कहा जी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट का डिफरेंस जो गैसियस फॉर्म में हो। मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट्स के गैसियस फॉर्म वाला है उनका डिफरेंस। तो यूनिट ऑफ केसी केपी बन जाना है। फिर इसको आगे अप्लाई करके दिखाया। डेल्टा एनजी मैंने बता दिया बच्चों को कि ये है क्या, और हो सकता है आपको चौथी बार में समझ में आ गया हो कि मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट का डिफरेंस। फिर हमने H2I2 HIP यूज किया, डेल्टा एनजी 0 आ गया, केपी के से यूनिटलेस हो गए। फिर हमने इसको प्लस वाले पे अप्लाई किया, केसी की यूनिट मोल पर लीटर और केपी की यूनिट एटीएम बार और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हमने -2 पे अप्लाई किया, फिर मोल पर लीटर पावर -2। फिर ये इसको रेसिप्रोकल करके जैसा ओरिजिनली होना चाहिए था लिख दिया। फिर मैंने इस पे अप्लाई कराया बच्चों से। बच्चे कहते हैं जी ये 4 है, ये मेरे पास 5 है, डिफरेंस -1 का, मोल पर लीटर पावर -1 या एटीएम पावर -1। फिर मैंने कहा जी अगर समझ ना आया तो ऐसे करके भी सोल्व कर लो। C पावर 4, B पावर 3, A पावर 2 दिख रहा होगा। मोल पर लीटर पावर 4, मोल पर लीटर पावर 3, मोल पर लीटर पावर 2। सोल्व करके वही आ गया एटीएम पावर -1 या मोल पर लीटर पावर -1। कोई ऑब्जेक्शन हो तो इमीडिएटली डिस्कशन हो सकता है, लेकिन जो टॉपिक चल रहे हैं इसमें से पेपर में क्वेश्चन होते हैं। सोल्यूट और सोलवेंट का रोल करेगा। जब तक कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगी तब तक हम कैसे उसको मेंशन करेंगे? उसके बाद फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात चली बच्चों से, केपी केसी का रिलेशन। इस पर भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं केपी केसी के रिलेशन पे। तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी पावर डेल्टा एनजी। फिर मैंने बच्चों से कहा कि इसका डेरिवेशन करें, उन्होंने मना कर दिया, कहते नीड नहीं है, हमें तो सीधा फॉर्मूले की नीड है। क्लियर ना? केपी इज इक्वल टू केसी। आप 11वीं में थे तो इसका डेरिवेशन आपकी कॉपीज में लिखा मिलेगा आपको। क्लियर ना? कंपटीशन के लिए बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे डेरिवेशन खत्म कर दो। केपी इज इक्वल टू केसी आरटी पावर डेल्टा एनजी। केपी सबको पता है, केसी सबको पता है, आर गैस कांस्टेंट सबको पता है, टी टेम्परेचर सबको पता है, डेल्टा एनजी अभी बताया था आपको। फिर मैंने इनको अलग अलग जगहों पे अप्लाई किया, डेल्टा एनजी 0 पे अप्लाई किया, केपी केसी बराबर हो गए। फिर मैंने पॉजिटिव वालों पे अप्लाई किया, फिर मैंने पॉजिटिव वालों पे अप्लाई किया तो केपी केसी से ज्यादा। और इतना करने के बाद डेल्टा एनजी नेगेटिव अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि के सी केपी से ज्यादा। ये एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर? आउट ऑफ द 4 इन विच केस केपी इज इक्वल टू केसी, इन विच केस केपी ग्रेटर देन केसी, इन विच केस केसी ग्रेटर देन केपी। और फिर नीचे क्वेश्चन दिया बच्चों को केपी केसी से ज्यादा कहां पर है, या दूसरा टाइप का क्वेश्चन केपी केसी का डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ आरटी निकाल दो। तो बच्चों ने ये गैस, ये गैस, ये गैस
3 - 4 करके -1 निकाल दिया, और जैसे ही नेगेटिव आया केसी ज्यादा, यहां गैस, ये गैस 6 - 5 प्लस निकाल दिया, केपी केसी ज्यादा हो गया। ये तीन, ये ये फोर सारे के सारे गैस हैं, डिफरेंस 0 है, सो केपी केसी के बराबर हो गया। ठीक है जी। एक बार इन पे जल्दी से झांको फटाफट। सबको 10 10 सेकंड दे रहा हूं। सबको 10 10 सेकंड। चलो जी, आगे बढ़े भाई। एक दूसरा रिलेशन आपके पास केपी, मेरे ख्याल में 10 10 सेकंड में रिवीजन कर लिया होगा उसका। चलो, एक था आपके पास केपी इज इक्वल टू के एक्स पी पावर डेल्टा एन जी। केपी इज इक्वल टू के एक्स पी पावर डेल्टा एन जी। अब बच्चों ने कहा ये केपी इज इक्वल टू के एक्स डेल्टा, केपी इज इक्वल टू के एक्स पी पावर डेल्टा एन जी कैसे आ गया? उन्होंने इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर किया था, मैंने रेफरेंस दिया। मैंने कहा पार्शियल प्रेशर बराबर जानते हो, हाँ जी, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये मैंने N2 3s2 अमोनिया लिखा, मैंने केपी लिखना है बस। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर। क्लियर? अब इसमें से मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन को मैंने के लिख दिया। क्या बच गया? पी 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 पावर डेल्टा एन जी। तो ये फॉर्मूला आ गया के पी इज इक्वल टू के एक्स पी पावर डेल्टा एन जी। ठीक है ना? अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो सबसे धांसू टॉपिक है इस चैप्टर का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान से सुनो भाई, यहां है इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास रिएक्शन हो, रिएक्शन फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, रिएक्शन फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, रिएक्शन फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो मान के चलो कि इक्विलिब्रियम भी फिक्स है। मतलब सिंगल रिएक्शन, सिंगल टेम्परेचर, सिंगल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन बदलेगी तो के इक्विलिब्रियम बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा तो के इक्विलिब्रियम बदलेगा, लेकिन टेम्परेचर जब तक सेम है, रिएक्शन जब तक सेम है, तो 101% आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फिक्स ही है। अब दूसरी बात, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को अगर n से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड बाय n कर दें, जैसे कि मैंने यहां किया, H2I2 2HI, ये 2H2 2I2 4HI में बदल गया, 2 से मल्टीप्लाई करके। H2I2 2HI 2 से मल्टीप्लाई करके 2H2 2I2 4HI में बदल गया। तो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होएगा? मैंने कहा जी इसको देखो, तुरंत समझ जाओगे।
क्लियर। अगर मैं फर्स्ट वाले का, जिसको मैंने पहली रिएक्शन यानी K1, तो अगर मैंने पहली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो K1 को भी मैं पावर 2 कर दूं। क्लियर। तो K2 इज इक्वल टू K1 पावर 2 आ गया। या फिर तो मैथमेटिक्स शुरू हो गई, K1 इज इक्वल टू रूट ऑफ K2 आ गया। अगर इसकी जगह पे आपने N2O2 2NO डिवाइड बाय 2 किया होता, तो वही हरकत फिर करनी थी आपने, कि आपने क्या किया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 जिसका K1 है, इक्वेशन नंबर 1 जिसका K1 है, इक्वेशन नंबर 1 जिसका K1 है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसकी भी पावर हाफ कर दो। मीन NO K1 का पावर हाफ, K1 का पावर हाफ, तो NO पावर 2 NO रह जाएगा, N2 पावर 1 हाफ हो जाएगा, O2 पावर 1 हाफ हो जाएगा। तो K2 इज इक्वल टू K1 पावर हाफ। आपके पास नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। कोई ऑब्जेक्शन हो तो मेरे से बात हो सकती है। चलो नेक्स्ट, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन सम ऑफ टू और मोर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हो, सम ऑफ टू और मोर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हो, ए बी बी सी सी डी से हमने ए डी बना दिया। अगर कोई एक रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए, अगर सेम रिएक्शन दो या दो से ज्यादा स्टेप या एक से ज्यादा स्टेप में हो जाए, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो मैंने बच्चों को पुट करके बताया, बी बाई ए, सी बाई बी, डी बाई सी, बी से बी कैंसिल, सी कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, के इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3। और यही हरकतें हमें इक्विलिब्रियम, क्योंकि साथ ही पढ़ना है, क्लियर। तो H3PO4, अब सारे स्मार्ट बच्चे हो, क्लियर। H प्लस लिया, H2PO4 माइनस 1 लिया, H2PO4 माइनस को H प्लस HPO4 माइनस 2 किया, HPO4 माइनस 2 को, क्लियर है, H प्लस PO4 माइनस 3 किया, क्लियर। इन तीनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आप एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हो, और एक ही स्टेप में सब कुछ लिख डाला। सब बच्चे समझदार हैं कि K1 इंटू K2 इंटू Ka3, ये मुझे इक्विलिब्रियम चैप्टर में जाकर बात करनी है आपसे, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है जी। और किसी रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दें, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें, जैसे कि आपके पास ए से बी के का वैल्यू 10 है, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम को रिवर्स कर दूं, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड जाने पे 10 है, तो इसी का रिवर्स करके लिख दोगे, तो K2 इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। अगर दो या दो रिएक्शन को जोड़ने की जगह पे सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर एक नई इक्वेशन मिलने लग जाए, तो अभी तो हुआ था प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, अब प्रोडक्ट की जगह पर डिवाइड हो जाएगा, K1/K2 हो जाएगा। वो तो मेन है कि टारगेट जैसा मिलेगा, लेकिन ये जो पार्ट था ना, मल्टीप्लाई करने वाला, डिवाइड करने वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाता है ये। उसके बाद टेम्परेचर बड़ा धांसू इफेक्ट है। कहते जी अगर टेम्परेचर का इफेक्ट समझाना है, टेम्परेचर का इफेक्ट समझाना है ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वेंटोव इक्वेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा जी वेंटोव इक्वेशन है क्या, बच्चे समझदार थे, उन्होंने सीधा कनेक्ट कर दिया आर्रेनियस इक्वेशन से। कहते सर log K2/K1 इज इक्वल टू EA। अब क्या है, log के इक्विलिब्रियम 2/इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा H रिएक्शन बाय 2.303 R, यहाँ R मिसिंग है, 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। T1 पे K1 है, T2 पे K2 है। आप ही के क्वेश्चन बुकलेट के पहली पेज पे उसने K1 का वैल्यू 25 डिग्री पे और K2 का वैल्यू 50 डिग्री पे दे रखा है। लेफ्ट कॉलम में लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, क्लियर ना। T1 T1 25 डिग्री पे K1 दे रखा है और 50 डिग्री पे K2, और K2 का वैल्यू ज्यादा दे रखा है, और पूछ रखा है विच टाइप ऑफ रिएक्शन टीज, एक्सो एंडो, ये और वो जो भी है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से
के बढ़ रहा है तो पक्का एंडोथर्मिक है। उसी चीज को प्रूव करने के लिए आपके साथ आ रहा हूं। डेल्टा रिएक्शन जीरो, तो इसके लिए लो K2 बाई K1 जीरो, लो K2 माइनस लो K1 जीरो, लो K2 इज इक्वल टू लो K1। मीन टेम्परेचर बढ़ाते रहो घटाते रहो, जिन रिएक्शंस के अंदर डेल्टा एच जीरो होएगा, हीट ऑफ रिएक्शन जीरो होएगा, उनपे कोई भी इफेक्ट, उनपे कोई भी इफेक्ट किसका, टेम्परेचर का आने वाला नहीं है। लेकिन अगर यही बात मैं अप्लाई कर दूं, किस पर अप्लाई कर दूं, डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक, तो लो K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव। लो K2 माइनस K1 इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव। अब अगर किसी का रिजल्ट पॉजिटिव निकालना है तो भाई उसका फर्स्ट वैल्यू लो K2 ज्यादा होना चाहिए। देखो ना इस मैथमेटिक्स को, अगर आपको लो K2 माइनस लो K1 पॉजिटिव चाहिए तो लो K2 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या किया, जब टेम्परेचर बढ़ाया, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो K1 के कंपैरिजन में K2 की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये तो हमेशा का रूल है, ये तो ऑलवेज का रूल है। फॉर दोज रिएक्शन विच आर एंडोथर्मिक इन नेचर, फॉर दोज रिएक्शन विच आर एंडोथर्मिक इन नेचर, इंक्रीजेस बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये एक नहीं कईयों जगह पे पढ़ते हैं बार बार हम लोग। और वैसे इसका इंपैक्ट क्या हुआ, रिएक्शन परमानेंटली आगे चली गई, रिएक्शन परमानेंटली आगे चली गई, जिसमें प्रोडक्ट बढ़ गए और रिएक्टेंट कम हो गए, परमानेंटली आगे चली गई। सो दोज रिएक्शन विच आर एंडोथर्मिक इन नेचर proceeds in forward direction, mean K increases by the increase of temperature। बोलो भाई, कोई ऑब्जेक्शन इस पर? इसका उल्टा, मैंने कहा इस चैप्टर का सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है, जो आप पढ़ने जा रहे हो इसका उल्टा अब लगा दो, अपने आप लग जाएगा। क्या, डेल्टा एच रिएक्शन नेगेटिव है अगर, मीन एक्सोथर्मिक है, लो K2 बाई K1 वेंट ऑफ इक्वेशन से नेगेटिव आ गया। अगर किसी का लो K2 माइनस लो K1 नेगेटिव आ रहा है तो पक्का इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। यानी टेम्परेचर बढ़ाया जब आपने, टेम्परेचर बढ़ाया जब आपने, तो K की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। K2 टेम्परेचर 2 पे था ना बच्चे, और K1 टेम्परेचर T1 पे था। तो आपने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया K की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका हमने कंक्लूजन निकाल दिया फाइनल, और आप समझ भी गए होगे। दोज रिएक्शंस विच आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, वो रिएक्शन जो नेचर वाइज एक्सोथर्मिक है, वो बैकवर्ड प्रोसीड करती हैं परमानेंटली बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जबकि कुछ अगर कॉन्सेंट्रेशन में, प्रेशर में, वॉल्यूम में, इनमें चेंज करते हो ना, तो रिएक्शन परमानेंटली, परमानेंटली नहीं शिफ्ट होती। यहां तो टेम्परेचर बढ़ाने से के चेंज हो गया, टेम्परेचर घटाने से के चेंज हो गया, टेम्परेचर बदलने से के बदल गया। तो रिएक्शन परमानेंटली शिफ्ट हो गई है, रिएक्शन परमानेंटली शिफ्ट हो गई है। तो फिर मैंने बच्चों को कहा अगर ऊपर वाला काम सिंगल शॉट में करना चाहते हो तो टेबल देख लो। इफ रिएक्शन इज नीदर एक्सो नोर एंडो, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट। इफ इट इज एंडो, if it is endo, temperature increase decrease, if increases forward decreases backward respectively। if exo, temperature increase backward, temperature decrease forward। तो हर एक रिएक्शन जो नेचर वाइज एंडो है, all reactions which are endothermic in nature are proceeds in forward by increase of temperature। एंडो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगी। इसको मैथमेटिकली लिखकर प्रूव कर लो, या फिर जो मैंने भी टेबल बनाई उससे कर लो, या मैंने वेंट ऑफ लिखा उससे कर लो। आपके पास ढेरों तरीके हैं, आपका जो मन करे। बट इस टाइप के चेंज रिएक्शन को परमानेंटली आगे की तरफ लेके जाते हैं। कहते जी कैटलिस्ट, मैंने कहा जी कैटलिस्ट ना तो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट डालता है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट डालता है। बस इसको रखा ही हमने स्पीड अप और स्पीड डाउन करने के लिए। ये एक ऑल्टरनेट पाथ ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा। क्लियर ना?
और फिर कहते जी एक फनी सी बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जब हम ऑफलाइन में एक दूसरे के आमने सामने बैठ के पढ़ रहे थे, मैंने कहा जी के इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। बच्चे कहते इसमें कोई नई बात थोड़ी है, जिसका नाम ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना। जिसका नाम ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल बट डिपेंडेंट ऑन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। मेरी बात समझ गए? इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल, नाम ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डिपेंडेंट ऑन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फैक्टर हमने पढ़ लिए, टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर ना? किस पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। रिएक्शन को सीधे से उल्टे लिख दो तो ये उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई विद 2 कर दो तो ये पावर 2 हो जाएगा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 2 कर दो तो पावर हाफ हो जाएगा। दो तीन इक्विलिब्रियम को जोड़ के नया इक्विलिब्रियम बनाओ तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई नहीं प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर उसकी जगह सब्ट्रैक्ट करके लिखो तो डिवाइड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक थी। अब ये कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसको यूज करना सीखना है। तो पहला यूज पता है क्या है? ये मुझे रिएक्शन के एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। रिएक्शन रिएक्शन फॉरवर्ड में कितनी हुई, बैकवर्ड में खत्म तो कभी होनी नहीं, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो फॉरवर्ड में ज्यादा जाकर फिर इक्विलिब्रियम सेट होएगा, कुछ ऐसी होंगी जो फॉरवर्ड में ज्यादा गई नहीं फिर इक्विलिब्रियम सेट होएगा। तो अगर के का वैल्यू 1000 से ऊपर आ रहा हो, अगर के का वैल्यू 1000 से ऊपर आ रहा हो, मैंने बच्चों को लिख के बताया H2Cl to 2HCl, इसका के इक्विलिब्रियम 10 टू पावर 31 है, इसका मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आकर इक्विलिब्रियम सेटअप आया है। और फिर मैंने N2O2 2NO लिखकर बताया। और वैसे भी सोचो N2 का बॉन्ड ब्रेक करना कोई इतना इजी काम थोड़ी है, और ऊपर से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तोड़ना कोई इतना इजी टास्क थोड़ी है। तो इसका के 10 टू पावर -31 था। रिएक्शन रो रो के चल रही है, प्रोडक्ट्स वेरी वेरी लेस है, और जब प्रोडक्ट बहुत कम थे तब इक्विलिब्रियम सेटअप आया। इसका के 10 टू पावर -31 है। और अगर इन दोनों के बीच का वैल्यू हो 1000 और 1/1000, 1000 और डिवाइडेड बाय 1000, 10 टू पावर 3 और 10 टू पावर -3 के बीच की वैल्यू, तो एप्रिशिएबल रेंज ऑफ द अमाउंट्स हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट की पड़ी रहेगी। तो कंफ्यूजन हो बात कर लो। जितना अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम, उसी के पर्सपेक्टिव में आपका आयनिक इक्विलिब्रियम भी अच्छा हो जाना है। लो जी, अब है मुझे डायरेक्शन पता करनी, डायरेक्शन। ठीक है, ये था एक्सटेंट, आगे ज्यादा हुई पीछे ज्यादा हुई। अब डायरेक्शन पता करना है, तो मुझे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करवाना है। सारे बच्चे इससे अच्छी तरह से नोन है। यह है रिएक्शन क्वोशेंट। यह है रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन क्वोशेंट कम समझ में आता है, लेकिन एक बहुत अच्छी टर्म बहुत ज्यादा समझ में आती है जो मैंने अपनी तरफ से रखी हुई है, नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट। नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट, नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए फिक्स टेम्परेचर पे इसकी 50 लाख वैल्यू भी हो सकती है, और 5 लाख भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो तो लेना और करना क्या है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो तो लेना और करना क्या है। चलो ठीक है जी, अच्छी बात है। अगर के क्यू के बराबर हो गया, आपने कहा ये तो इक्विलिब्रियम है, मैंने कहा जी क्यू ज्यादा हो गया, आपने कहा प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड। क्यू कम हो गया, प्रोडक्ट कम हो गए, रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। बच्चे कहते क्वेश्चन करके बताओ समझ कम आ रहा है। मैंने कहा जी H2I to 2HI, इसका के इक्विलिब्रियम 700 केल्विन के आसपास पे 55.3 था। कहते फिर उसके बाद मैंने कहा जी अगर मेरे पास नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.02 0.02 0.7 है, किसकी?
H2 की, I2 की, HI की। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा QC बराबर 0.7.02.02 पुट करके इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1250 आ गई। तो अगर QC ज्यादा आ गया, QC ज्यादा आ गया, अगर QC ज्यादा आ गया तो इसका मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट वो ज्यादा हो गए। तो रिएक्शन अब बैकवर्ड 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 चलती रहेगी जब तक कि QC का वैल्यू 55.3 नहीं हो जाता। और जैसे ही 55.3 वैल्यू ऑफ द QC होगी, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। तो इससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं। कितने बच्चे सो रखे हैं, भी हाथ खड़े करो। वही तो देख रहा था मैं। लक्षिता ने हाथ खड़ा किया कि वो सो रही है, वेरी गुड। और एक तो नहीं, तो हाथ खड़ा किया तुमने, लक्षिता ने हाथ खड़ा किया सोने में। और कोई बात नहीं बेटा, इससे तुमने प्रेजेंस अपनी दिखा दी कि तुम क्लास में हो। और हाथ खड़े करो भी जो लोग सो रहे हैं। आयुष सो रहा है, हाँ अमन भी मेरे को लग रहा है सो रहा है। चलो अच्छी बात है ये तो अब तक का सारा डिस्कशन समझ में आ गया आपको। मुझे बेस्ट वे लगा बच्चे, बजाय ओवरव्यू के ना, मुझे बेस्ट लगा कि आपके दिमाग में मैं हर एक चीज डाल दूं विद एग्जांपल। ठीक है भाई। तो मैंने ना सुंदर सुंदर लिख के रख रखे थे, मुझे पता था तुम्हारे काम आ जाएंगे। चलो जी। अभी उनका ना तीसरा दिन ही था, कल खत्म, आज उनकी छुट्टी है। तो इसके बाद उन्होंने ना ली चैटलियर भी कंप्लीट किया था। अब वो फिजिकल कर रहे थे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। हाँ जी। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्लियर। अब ये मान के चलो आप लोगों ने क्या करनी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और रिलेशन पता करना है कॉन्सेंट्रेशन का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टाइप से कुछ। क्लियर। तो शुरू कर रहे हैं, अभी ध्यान से सुनो। डेल्टा एन जी मतलब यू मान के चलो कि आपके पास 50 में से या 100 में से एक क्वेश्चन केसी और एक्स यानी अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच रिलेशन का आएगा। क्लियर। तो वो रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ली चैटलियर के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया सुपर ट्रिक आ जाएगी ली चैटलियर की। टिके रहो और सुनते रहो। अगर डेल्टा एन जी जीरो हो, किसी के पी का अल्फा के साथ या एक्स के साथ, एक्स कौन है, सब बच्चे समझदार हैं, उन्होंने 12वीं क्लास का काइनेटिक्स भी कर रखा है। और काइनेटिक्स में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स का, एक्स का फॉर्मूला भी सीखा हुआ है। ई वाला फॉर्मूला ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स, H2I2 2HI, 110, 1 का 1 मोल तो अल्फा, I2 का भी 1 मोल तो अल्फा, 2HI के 2 मोल तो 2 अल्फा। ठीक है जी। कुछ बच्चों को उस बैच में ये लगा था कि अल्फा अल्फा का सम 2 अल्फा। मैंने कहा ऐसा कोई भी गलती नहीं करनी है। जितना H2I2 का डिसोसिएट होएगा उतना HI बन जाएगा बस। उसका अल्फा अल्फा डिसोसिएट हुआ, ये अल्फा बन गया, इंटू 2 कर दिया बस, क्योंकि स्टोकियोमेट्री है मेरे पास ऐसा। तो उसके बाद मैंने आपसे एक बात पहली बता रखी है, जब डेल्टा एनजी जीरो हो, जब आपके पास डेल्टा एनजी जीरो और वॉल्यूम 1 लीटर हो, जब डेल्टा एनजी जीरो और वॉल्यूम 1 लीटर हो, उस केस में वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हो। डेल्टा एनजी जीरो हो, डेल्टा एनजी जीरो हो, वॉल्यूम 1 लीटर हो, तो वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ डेल्टा एनजी जीरो था, तो वॉल्यूम लिखने से आपको और मेरे को सबको पता है कि इसका मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने, स्टार्ट था इसीलिए लिख दिया ताकि बच्चे समझ पाए कि मेरे पास वॉल्यूम का डिवाइड करूंगा तो वो अब क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 - अल्फा, 1 - अल्फा बाई वी। क्लियर। अब मैंने इसको किसी में पुट कर दिया, 2 अल्फा बाई वी होल स्क्वायर, 1 - अल्फा बाई वी, 1 - अल्फा बाई वी। और ये मैंने सोल्व करके, आप सब समझदार हैं, एक फॉर्मूला निकला है मेरे पास, के ए या के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 4x² अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। इसमें वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा, इसमें प्रेशर भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि कैंसल आउट हो गए। प्रेशर क्यों नहीं दिख रहा,
क्योंकि केसी का जो फॉर्मूला बनेगा वही केपी का बनेगा। ऐसे कैसे हो सकता है, पीछे सिखाया था आपको। जहां डेल्टा एन जी जीरो, जहां डेल्टा एन जी जीरो, वहां केसी किसके बराबर होता है बच्चे, केपी के। ठीक है जी। सेम हरकत H2I2 2HI। जब बच्चे ज्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं कि अल्फा अल्फा, तो मैंने उनको बोला इनिशियल वैल्यू इनकी 3 और 5 है, इनकी इनिशियल वैल्यू 30 और 50 है, इनकी इनिशियल वैल्यू 50 50 है, इनकी इनिशियल वैल्यू 500 500 है। क्या फर्क पड़ता है, क्लियर। बस 1 x लिख दिया, इसका 1, इसका x लिख दिया, इसको 2 x लिख दिया, फिर आगे सोल्व कर लेंगे हम लोग। लेकिन जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कंट्रोल होएगी किससे, स्टोक्योमेट्री से। लो जी, एक क्वेश्चन था, यहां 4 मोल ऑफ CO2 है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाफ O2 में ब्रेक हो गई, इक्विलिब्रियम पे 25% CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदल गई 25%। तो सबसे पहले मैंने 400 लिखा, फिर 4 माइनस एक्स 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 बाई टू लिखा, लिखना ही था। ये 1 है तो x लिख दिया, ये 1 है तो x लिख दिया, ये हाफ है तो x बाई टू लिख दिया, और 4 का 25% प्रोडक्ट में बदल गया, तो 4 का 25% मतलब 1 हो गया, 4 का 25% मतलब 1 हो गया। तो x की वैल्यू 1, x बाई टू 0.5, 4 माइनस एक्स 3। अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछे CO2 निकालो इक्विलिब्रियम पे, तो मैं निकाल दूंगा, और मुझसे केसी केपी पूछ ले तो मैं वो भी निकाल दूंगा। ये देखो, केसी CO, O2 पावर हाफ CO2, CO की जगह 1, O2 की जगह 0.5 का होल रूट, और बाई 3 सोल्व करके आंसर आ जाएगा। उसी कैटेगरी में ये था एक 2HI H2I2, 2 मोल HI के लिए 0 0, टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, टाइम 0 पे ये है, और उसके बाद मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया है, 2 माइनस एक्स, ये 2 थे ना, 2 मोल 0 0, केसी और एक्स के बीच का रिलेशन निकालना है। तो बच्चों ने वैसे इसको खुद ही फाइंड कर दिया, कहते जी 2 माइनस टू एक्स 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 बाई वी बाई वी बाई वी, केसी में सब पुट किए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर मैंने उनको कहा डेल्टा एन जी पॉजिटिव पे आ जाओ। अब इस पे मैं बोलना बंद कर रहा हूं, और आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको प्रॉपरली रीड कर लोगे कि डेल्टा एन जी पॉजिटिव फॉर द PCl5 PCl3 क्लोरीन। 1 मिनट। वन जीरो जीरो 1 - x इक्विलिब्रियम मोल है, 1 - x बाई वी। यहाँ वॉल्यूम इग्नोर मत करना। हाँ, न्यूमेरिकल में वॉल्यूम 1 लीटर दे दे तो इग्नोर अपने आप ही हो जाएगा। अब डेल्टा एन जी जीरो में वॉल्यूम इग्नोर्ड है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव नेगेटिव में वॉल्यूम इग्नोर्ड नहीं है। हाँ, 1 लीटर हो तो इग्नोर्ड है। अब यहां से एक सुपर ट्रिक बच्चों के सामने बनकर आ गई क्या। अभी फिलहाल आइए x डायरेक्टली टू रूट वी, x डायरेक्टली टू रूट वी, x डायरेक्टली टू रूट वी। फिर मैंने बच्चों का ये जनरलाइज कर लो इसको, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v पावर डेल्टा एन जी बाई टू, x इनवर्सली टू द p पावर डेल्टा एन जी बाई टू। कहते इसका क्या करेंगे, मैंने कहा जी ली चैटलियर सारा इसी से कंट्रोल हो जाएगा, सारा ली चैटलियर प्रिंसिपल इसी से कंट्रोल हो जाएगा, सारा के सारा ली चैटलियर प्रिंसिपल इसी से कंट्रोल हो जाएगा 101%।
कहते इसका मीनिंग क्या निकलता है? मैंने कहा अगर इस इक्वेशन पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव पे वॉल्यूम बढ़ाओगे एक्स बढ़ेगा। एक्स बढ़ना मतलब पीसीएल 5 में से कुछ डिक्रीज 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 डिसोसिएट होएगा और पीसीएल 3 क्लोरीन बनेगा 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 बनेगा। क्यों भाई? फिर बच्चों को N2O4 गैस टू NO2 गैस का इक्विलिब्रियम खुद सोल्व करने के लिए दिया। आपको भी दिया, जल्दी से देखो फटाफट। उनको कहा था N2O4 टू NO2, यहाँ डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, लेकिन पीछे वाला जो आपके पास केसी का फॉर्मूला है, पिछले वाला जो केसी का फॉर्मूला है, ये इससे ये अलग फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, क्योंकि वहां वन अलग अलग दो में डिसोसिएट हुआ है, यहाँ वन सेम डे वहां था एक्स चेंज टू वाई जेड, यहाँ है एक्स चेंज टू टू वाई। ये फर्क आ गया है, दोनों में डेल्टा एन जी पॉजिटिव ही है, डेल्टा एन जी दोनों में पॉजिटिव ही। क्या इसको समझ गए? कोई कंफ्यूजन हो बात कर लो जल्दी से। लो जी, अब हम केपी पे आ गए। सारी बातें पता होनी चाहिए। पिछले में किसी को डिस्कशन करना है, मोस्ट वेलकम, मैं बात करने को तैयार हूं। लो जी, केपी का और एक्स का रिलेशन सीखना है बच्चे। केपी का और एक्स का, डेल्टा एन जी जीरो में तो कोई फायदा ही नहीं है, डेल्टा एन जी जीरो में तो कोई फायदा ही नहीं है, डेल्टा एन जी जीरो में कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन डेल्टा एन जी पॉजिटिव के लिए हम केपी का हम केपी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है? सुनो ध्यान से अब। PCl5 PCl3 क्लोरीन में चेंज हुआ, 100 1 माइनस एक्स एक्स एक्स। यहां कॉन्सेंट्रेशन की नीड मुझे है नहीं, मैंने सीधे टोटल मोल निकाल लिए। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्या निकला है? 1 प्लस एक्स। टोटल आपके पास पार्शियल प्रेशर आपको निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू पी। PCl3 का मोल फ्रैक्शन मोल बाय टोटल मोल इंटू पी। क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल इंटू पी। शायद आप समझे हो। फिर केपी के फॉर्मूले में पुट कर दिया PCl3 क्लोरीन बाय PCl5, और सारी वैल्यूज एज सच एक एक करके पुट करते चले गए। फाइनली आपके पास फॉर्मूला डिराइव हो गया, Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो 1 एक्स से वेरी ग्रेटर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर पी। और शायद आपको मेरी सुपर ट्रिक फिर समझ में आ रही हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, कि अगर मेरे पास v डायरेक्टली है, अगर मेरे पास v डायरेक्टली है तो p इनवर्सली मिलेगा। बच्चे कहते इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा जी v बढ़ाने से x बढ़ा और p बढ़ाने से x घटा। कहते x घटने का मतलब क्या है? रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड, लेकिन परमानेंटली नहीं। थोड़ी देर में k तो कांस्टेंट ही रहना है, टेम्परेचर थोड़ी बदल रहे हो। थोड़ी देर में ये रीस्टैब्लिश कर जाएगा, थोड़ी देर के लिए पीछे जाएगा। इनिशियली इट प्रोसीड्स इन बैकवर्ड, इनिशियली इट प्रोसीड्स इन बैकवर्ड, इनिशियली इट प्रोसीड्स इन बैकवर्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, लेकिन नॉट परमानेंटली। के नहीं बदला, जैसे पीछे जाएगा इमीडिएटली आगे आना शुरू हो जाएगा उसी स्पीड से। लेकिन समझने की बात की इंपैक्ट क्या गया, जिसको ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग, कि इंपैक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या हुआ। इसको मैं बार बार हाईलाइट करके दे रहा था बच्चों को ताकि वो समझ पाए। एक्स डायरेक्टली टू वी पावर डेल्टा एन जी बाई टू, एक्स इनवर्सली टू पी डेल्टा एन जी बाई टू। डेल्टा एन जी जीरो में प्रेशर वॉल्यूम का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। डेल्टा एन जी पॉजिटिव पे वॉल्यूम बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा।
बस सीधे सीधे अप्लाई करते रहो। मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप कंफ्यूज होगे, इससे अच्छा मैंने जो सुपर ट्रिक लिख के दे दी है उसको अप्लाई करो। अब था आपके पास डेल्टा एन जी नेगेटिव के लिए केसी और एक्स का और केपी और एक्स का रिलेशन पता करना। तो एक बार फिर तुम्हारा टास्क शुरू हो गया बच्चे। एक एक स्टेप को पढ़ते हुए नीचे तक पहुंचो, एक एक स्टेप को पढ़ते हुए नीचे तक पहुंचो। ये केसी का और एक्स का रिलेशन है डेल्टा एन जी नेगेटिव के लिए। डाउट हो इमीडिएटली डिस्कशन करो। और इसमें सुपर ट्रिक लगा के सीधा सीधा आंसर आ रहा है। इन डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें अगर कभी कोई रिएक्शन अपनी तरफ से बनाकर दे दे तो हर चीज को वहां पुट करके फाइनल आंसर देना सीखें, ये टारगेट है इसका। और ये फिर बच्चों से बात मैंने वैसे होमवर्क दिया था लेकिन फिर भी करवा दिया उनको। ये केपी और एक्स का रिलेशन है बच्चे, केपी और एक्स का रिलेशन, इस पे भी 1 मिनट लगा लो फटाफट। बीच में कि रोकना है, पूछना है, डिस्कस कर लो। नाउ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इज degree of dissociation with the help of vapor density method. Degree of dissociation with the help of vapor density method. PCl5 का PCl3 क्लोरीन में डिसोसिएशन करवाया मैंने 100 टाइम जीरो पे, 1 माइनस एक्स 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 टाइम इक्विलिब्रियम पे मोल्स हैं। ये इक्विलिब्रियम पे मेरे पास मोल्स हैं। नाउ टोटल मोल 1 प्लस एक्स हो गए। इक्विलिब्रियम से पहले और इक्विलिब्रियम पे क्या क्या फर्क है? इक्विलिब्रियम पे PCl5 है, इक्विलिब्रियम से पहले PCl5 है, इक्विलिब्रियम पे PCl5 PCl3 क्लोरीन तीनों है। इक्विलिब्रियम से पहले टोटल मोल 1 है, इक्विलिब्रियम पे 1 प्लस एक्स है। इक्विलिब्रियम से पहले का मोलिकुलर वेट थियोरेटिकल मोलिकुलर वेट 2 इंटू थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी dt। इक्विलिब्रियम पे मोलिकुलर वेट याद करो, एक चैप्टर याद आएगा तुम्हें, एक क्वेश्चन याद आएगा जिस दिन हमारा डिस्कशन चल रहा था इवनिंग में। वहां एक क्वेश्चन था आपके पास जहां हमने उसका ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट निकाला था, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट। 3 कॉन्सेप्ट थे उस क्वेश्चन के अंदर। एक ही तो क्वेश्चन था जिसको पूरा सोल्व किया था 2-3 मिनट लगाकर। तो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट मिक्सचर का होता है ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, एमओ 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर? अब dt 1/v, do 1/v 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई। यहां बच्चों को ऑब्जेक्शन है, मैंने कहा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। वॉल्यूम बढ़ाओगे, मोल मोल बढ़ाओगे वॉल्यूम। तो अगर 1 मोल था तो वॉल्यूम 1 मोल के अकॉर्डिंगली v था। अगर 1 प्लस एक्स मोल है तो वॉल्यूम 1 प्लस एक्स मोल के अकॉर्डिंगली इंटू करके है। फिर dt बाई डी पुट किया, 1/v अपॉन 1/v 1 प्लस एक्स पुट किया, 1 प्लस एक्स आया। हेडिंग क्या थी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना। हेडिंग क्या थी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला मेरे और आपके दिमाग में क्या सेट हो गया है? वो सेट हो गया है x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी ओ माइनस 1। एक्स बराबर डी टी माइनस डी ओ अपॉन डी ओ। 99% तो यही यूजफुल है, लेकिन कभी इससे अलग एक 2 में, एक 3 में, एक 4 में, एक 5 में, एक 50 में, एक n में बदल जाए
तो फिर आप dt थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी या थ्योरेटिकल मोलिकुलर वेट, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर वेट, do या mo, n-1, अगर दो में बदल रहा है तो 2-1/1 आ जाना है, एक तीन में बदल रहा है 3-1/2 आ जाना है। उसके लिए मैंने आगे बच्चों को लिखवाया भी है। मैंने कहा जी ये देखो, अगर PCl5 PCl3 क्लोरीन में बदले, अगर PCl5 PCl3 क्लोरीन में बदले तो Mt और Dt में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये तो फिक्स ही होते हैं बच्चे। PCl5 का 208 है और इसका हाफ आपको पता है 2 इंटू वी डी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट होता है। तो लेकिन MO और DO ऑब्जर्व्ड है, ये गिवन, मतलब पेपर वाला देगा आपको, या पूछ लेगा या देगा। MT X दे देगा तो MO पूछ लेगा, MO दिया हुआ है, MT पता होता है, X पूछ लेगा, दो ही तो चीजें अननोन है। फिर मैंने बच्चों को कहा कि इसका फॉर्मूला कहते जी एक दो में बदल रहा है तो x dt माइनस डी अपॉन डी और 2-1, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर एक तीन में बदल रहा है, अमोनियम कार्बोनेट, तो बच्चों ने अपने आप ही बोल दिया dt माइनस डी अपॉन डी इंटू 2 कर दो। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते आपने तो बताया था कि n-1 एक तीन में बदलेगा। लेकिन जहां डेल्टा एन जी 0 है, मेरे को समझ नहीं आ रहा वहां दो दो में बदले, उस पर ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे? ये कब है? जब प्रोडक्ट का नंबर ज्यादा हो, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट का नंबर ज्यादा हो, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद द हेल्प ऑफ वेपर डेंसिटी मेथड आप फाइंड कर सकते हो। एक और है, जब आपकी असाइनमेंट के पहले पेज पे लास्ट क्वेश्चन है, लिक्विड इक्विलिब्रियम। लिक्विड इक्विलिब्रियम, एसिटिक एसिड का इथेनॉल से रिएक्शन हुआ, दोनों लिक्विड लिक्विड 1-1-0-0, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स 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 एक्स, मतलब 1-x 1-x केसी बनाना है, सारे के सारे लिक्विड है, दैट इज नोन एज लिक्विड इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट एक्स एक्स बाय 1-x का होल स्क्वायर। अब इसको बेस बना के वो कितने क्वेश्चन पूछ ले? मैंने कहा कितने क्या, हाईएस्ट दो क्वेश्चन पूछ लेगा। पहला क्वेश्चन केसी दे के एक्स पूछ ले, दूसरा एक्स दे के केसी पूछ ले, और क्या कर लेगा वो। बट इसे बाइनोमियल बना के मत बैठ जाना, केसी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1-x का होल स्क्वायर, बस इधर का रूट लो, 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1-x, सीधा आंसर आ जाएगा एक्स का। ये लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम है बच्चे, लिक्विड। ये आपके असाइनमेंट के पहले पेज पे लास्ट क्वेश्चन है। लो जी, आपके फेवरेट मोस्ट अवेटेड एलसीपी ली चैटलियर सर आ गए। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या हुआ? काउंटर एक्शन प्रिंसिपल, रिएक्शन प्रिंसिपल। भाई साहब क्या कह रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएंगी तभी इसको अप्लाई करना है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशंस आएंगी तभी इसको अप्लाई करना है। क्लियर? अब इसमें आपने कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी, स्ट्रेस ऐड करना है या स्ट्रेस रिमूव करना है। जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर को चेंज करते हो, when the change in concentration, temperature, pressure, etc. takes place at the equilibrium condition, the reaction proceeds in that direction where will be the change becomes zero, nullify, reaction, counteraction। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जब बन जाए, ये जब इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाए तब अप्लाई करना है। तो बच्चों ने कहा सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन का स्टडी करके बता दो। मैंने कहा जी H2 टू HI में चेंज हुआ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे ही अप्लाई करना है। तो पहले मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन कर दी, फिर जिसको मैं चेंज करता हूं उसको मैं सडन चेंज से दिखाता हूं, सडन चेंज से। ये देखो, तो हाइड्रोजन बढ़ने से हुआ क्या, रिएक्टेंट बढ़ने से हुआ क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड की तो I2 कंज्यूम होने लग गया, I2 कंज्यूम होने लग गया और HI बनने लग गया। कहना क्या चाहते हो? when the reaction when the reaction when in the equilibrium reaction hydrogen or reactant is removed, then removed, तो आपके पास हुआ क्या, रिएक्शन जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव किया, उल्टा उल्टा हाइड्रोजन रिमूव किया तो रिएक्शन बैकवर्ड चलने लग गई।
तो वो ग्राफ यहां बना नहीं है, बनाओगे तो हाइड्रोजन को वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा दोगे एक साथ, और बैकवर्ड चलेगी तो एच आई कंज्यूम होएगा, आयोडीन बढ़ेगा, हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, और वही यहां अप्लाई करके दिखा रखा है। बच्चों ने कहा एक दो एग्जाम्पल और दे दो, तो ये फिर मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दे दिया। बच्चे से मैंने पूछा क्या बढ़ाना घटाना चाहते हो, कहते सर नाइट्रोजन को घटा दो, वही रिएक्टेंट को घटा दो। उसका मेन मोटो पीछे पीछे मैंने रिएक्टेंट पे फोकस किया था, बढ़ाने पे। अब उसने कहा कि डिक्रीज कर दो, मैंने कर दिया, रिएक्शन बैकवर्ड चली गई। अगर नाइट्रोजन डिक्रीज किया तो सडन डाउनवर्ड एरो इसके लिए आ गया, रिएक्शन बैकवर्ड गई तो अमोनिया कंज्यूम, हाइड्रोजन इंक्रीज बैकवर्ड थी ना, क्लियर। और थोड़ी देर में वापस इक्विलिब्रियम से, टेम्परेचर थोड़ी बदल रहे हो, केसी थोड़ी बदलेगा, इसलिए रीसेट तो होना ही है थोड़ी देर बाद। उसके बाद टेम्परेचर चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। बच्चे कहते ये तो हमारा फेवरेट है, मैंने कहा क्या, कहते सुपर ट्रिक। वॉल्यूम बढ़ाओगे, एक्स पे क्या इंपैक्ट, कहते पहले डेल्टा एन जी बताओ, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, जीरो या नेगेटिव है, विद इन फ्यू सेकंड हम कवर कर लेंगे इसको, क्योंकि इसको तो पीछे कई बार पढ़ चुके हो। फिर मैंने N2 3S2 अमोनिया का एग्जांपल दिया, मैंने कहा बच्चे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इफ यू वांट टू प्रोसीड द रिएक्शन ओनली इन फॉरवर्ड, ओनली इन फॉरवर्ड, ओनली इन फॉरवर्ड, मतलब ज्यादा अमोनिया बनाना है, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 अमोनिया का प्रिपरेशन करना है, तो क्या करोगे, कहते सर इस पे प्रेशर ज्यादा ज्यादा अप्लाई करो, जिससे रिएक्शन का एक्स बढ़ेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड फॉरवर्ड, परमानेंटली हाई प्रेशर अप्लाई करके रख दो इस पे, परमानेंटली हाई प्रेशर अप्लाई करके रख दो, रिएक्शन फॉरवर्ड 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 चलती जाएगी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्लियर हो गई कहानी ये? चलो, फिर मैंने कॉन्सेंट्रेशन का कलेक्टिवली इफेक्ट समझाने के लिए एग्जांपल बच्चों के दिमाग में डाला। मैंने कहा जी फेरिक क्लोराइड Fe+3 का कलर येलो है, थायोसाइनेट, आपने तो ईथर में ईथर का टेस्ट पढ़ा हुआ है पेरोक्साइड बनने का, ये वाला। फिर थायोसाइनेट से जब ये दोनों रिएक्शन करे तो रेड डार्क कलर आ गया, लेकिन जब इक्विलिब्रियम था तो इन दोनों का मिक्स सा कलर आता है, येलो रेड येलो रेड येलो रेड। तो जब मैं इसमें ऑक्सलेट डालूंगा, आप तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ चुके हो, जब ऑक्सलेट डालूंगा तो ऑक्सलेट जाकर ना Fe+3 को खाना शुरू करेगा, मतलब से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, रिएक्शन में रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, रिएक्टेंट कम होंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी तो एक इंस्टेंट पे येलो कलर ज्यादा अपीयर होने लगेगा, क्योंकि बैकवर्ड आ रहा है ना बच्चे, तो Fe+3 बनेगा। मैंने कहा अगर उसकी जगह पर एक एक फेरिक से भी अच्छा, फेरिक से भी अच्छा, जिसका ईएनसी ज्यादा हो, ग्रुप 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 आपके पास, पीरियड आपके पास 3D 4D 5D वाला कोई मेंबर डाल दूं, चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगेन, तो उसका ईएनसी ज्यादा होने से अब वो आयरन की जगह पर साइनाइड को खाना शुरू कर देगा, अगेन थायोसाइनेट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड, वापस येलो कलर की अपीयरेंस बढ़ी और रेड कलर की इंटेंसिटी घटी उस इंस्टेंट पे, लेकिन नॉट परमानेंटली। परमानेंटली चेंज करना चाहते हो तो टेम्परेचर के बारे में बोल चुका हूं, अब आपकी टर्न है, लगाओ 30 सेकंड फटाफट। टेम्परेचर से तो क्या ही बदल जाएगा बच्चे। ओए, हो गया? हाँ जी, चलो। इसके बाद फिर मैंने बच्चों को एक फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिर उस पर ली चैटलियर के बारे में अप्लाई करने को बोला, क्लियर ना? तो फिजिकल इक्विलिब्रियम जो फिजिकल स्टेट इन्वॉल्व हो जाए, और 5 टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रियम मेरे पास है, सॉलिड एंड लिक्विड आइस वाटर, लिक्विड एंड गैस वाटर, वाटर एंड H2O एंड वाटर वेपर, सॉलिड एंड गैस सब्लिमेशन होता है, आयोडीन सॉलिड,
आयोडीन गैस, बेंजोइक एसिड सॉलिड, बेंजोइक एसिड गैस, कैम्फर सॉलिड, कैम्फर गैस। और बाकी सेकंड लास्ट और लास्ट आप अच्छी तरह से जानते हो आपके सॉल्यूशन चैप्टर 12वीं क्लास में। सॉलिड इन लिक्विड, नमक पानी में डाल दिया, शुगर पानी में डाल दिया। पहला था सॉलिड एंड लिक्विड, अब है सॉलिड इन लिक्विड। गैस एंड लिक्विड, नाउ गैस इन लिक्विड। करेक्टरिस्टिक वही है बच्चे, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के बराबर, मेजरमेंट मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। ठीक है भाई, यही आपकी क्लास खत्म हुई है, यही उनकी क्लास खत्म हुई थी। उन्होंने इसको 3 लेक्चर्स में किया था, आपने एक लेक्चर में निपटा दिया, स्मार्ट बच्चे हो। ठीक है जी, अगली क्लास में मिले फिर हम लोग 9:41, अगली क्लास मेरी 9:45 पे स्टार्ट है। चलो जी।